केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जो कि प्रश्नावली 17 है उससे संबंधित जो भी बेसिक पॉइंट थे वो मैंने आपको समझाए। अब इस वीडियो में मैं आपको उनसे संबंधित क्वेश्चन समझाने वाला हूँ, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं माध्यक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो। तो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं माध्य। सबसे पहले माध्य के क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले मैं आपको 17.1 समझा रहा हूँ, तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक जो है उसमें 17.1 निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में बोलूँगा, आप ध्यान से सुन सकते हैं। बाकी पाठ्य पुस्तक अगर आप पास में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। 17.1 में सबसे पहले आपको समझाना है। देखिए उसमें क्या है। पहला क्वेश्चन है, यदि एक कक्षा में गणित विषय में 10 छात्रों के प्राप्तांक, ये कुछ प्राप्तांक उसके दिए हुए हैं, तो ये प्राप्तांक हम ले लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। देखो उसके प्राप्तांक दिए हुए। यदि एक कक्षा में गणित विषय में 10 छात्रों के प्राप्तांक 52, 75 ये सब कुछ दिए हुए हैं, तो समांतर माध्य ज्ञात करो। आंकड़े में लिख लेता हूँ इनके, फिर हम चलते हैं आगे। देखिए संख्या दी हुई है इसमें, आंकड़े दिए हुए हैं 52, 75, 40, 70, 43, फिर 40, 65, 35, 48 और 52 ये दिया हुआ है जैसे। ठीक, तो जब भी हम लिखेंगे एक बार वापस गिनेंगे कि ये 10 हैं कि नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी हमने प्रश्न सही लिखा है। अब हमें इसका माध्य ज्ञात करना है, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें ये पता है कि ये क्या है, केवल आंकड़े हैं। तो उस स्थिति में हम माध्य ज्ञात करने के लिए माध्य को x बार से रिप्रेजेंट करेंगे। सूत्र हम काम में लेते हैं आंकड़ों का योग बटे हुए आंकड़ों की संख्या। ये सूत्र हम इसमें काम में लेते हैं। तो मान रखते हैं इसमें, देखो x बार बराबर आंकड़ों का योग, तो सारे आंकड़ों का योग कर देंगे। 52 प्लस 75 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 43 प्लस 40 प्लस 65 प्लस 35 प्लस 48 प्लस 52। ये 10 आंकड़े हमने ले लिए, इनका योग कर दिया और नीचे लिखनी है आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों की संख्या कितनी है, 10 है। अब क्या करना है, देखिए आगे। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, इनको लिखने के बाद अलग से जोड़ते हैं। हमें अलग से नहीं जोड़ना, हमें यही जोड़ना है, क्योंकि हमें समय बचाना है। अगर हम अलग से जोड़ेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, तो दूसरे क्वेश्चनों के लिए हमारे पास समय कम बचेगा। तो यहीं से जोड़ेंगे, इकाई के अंक से हम जोड़ सकते हैं। 2 और 8 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 और 3 23, 23 और 5 28, 28 और 2 30, 30 के जीरो हासिल के 3, 3 और 5 8, 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 और 6 21, 21 4 25, 25 4 29, 29 और 7 36, 36 4 40, 40 और 7 47, 47 और 5 52। तो ये हो गया 520, यानी आंकड़ों का योग कितना हो गया, 520 हो गया। और नीचे संख्या है 10, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, यानी जो माध्य है वो कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम पहले क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। पहला क्वेश्चन इस तरीके से किया जा सकता है, सामान्य सा क्वेश्चन था, सूत्र लगा दिया हमने आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, तो हम आसानी से उसका उत्तर निकाल पाए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो है, एक विद्यालय के सहायक कर्मचारियों का मासिक औसत वेतन दिया हुआ है इसमें, और समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं इसको। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर उसको सॉल्व करूँगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये डिफरेंट क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, यदि 3 4 8 5, यदि 3 4 8 5, फिर आगे दिया हुआ है x 3 2 1, x 3 2 1। इसका माध्य इसमें पहले से दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है माध्य, 4 दिया हुआ है। तो x का मान याद करना है, तो हमें
माध्य जो x बार है वो पहले से दिया हुआ है 4 और ये पूछना चाह रहा है कि ये जो बीच में x है ये क्या होगा। एक मान इसने हटा दिया, गायब कर दिया उसमें से। तो हमें पता है नॉर्मली ये केवल आंकड़े हैं, तो उस स्थिति में माध्य ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र लगेगा, आंकड़ों का योग बटे हुए आंकड़ों की संख्या। ये सूत्र हम काम में लेंगे, ठीक है। बराबर माध्य पहले से दिया हुआ है 4, तो ये ऐसा कैसा हम लिख देंगे। अब क्या करना है, देखो आंकड़ों का योग, तो आंकड़े इसमें दिख रहे हैं, हम इनका योग कर लेंगे। 3 + 4 + 8 + 5 + x + 3 + 2 + 1 बटे हुए आंकड़े कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नीचे 8 आ जाएगा बराबर 4। ऊपर देखो ये सब जुड़ रहे हैं तो मैंने जोड़ लेंगे, तो 3 और 4 7 7 और 8 15 15 और 5 20 20 और 3 23 23 2 25 25 और 1 26 + x बटे हुए 8 बराबर 4। हमें पता है मान चाहिए हमें x का, जो कि अज्ञात पद है, तो उसको हम बाईं तरफ रखेंगे, बाकी सारे ज्ञात पदों को हम दाईं तरफ भेजेंगे। तो 8 उधर चल जाएगा, एक पद से दूसरी तरफ जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ 8 भाग में, उधर जाते हैं गुणा हो जाएगा। तो 26 + x बराबर 8 × 4 हो गया 32। क्लियर। 26 यहाँ प्लस में, इधर आते हो जाएगा माइनस में, तो ये हो गया x बराबर 32 - 26, घटाएंगे तो x बराबर बच जाएगा 6। तो ये इसका उत्तर आ जाएगा। तो जो अज्ञात पद x है उसका मान क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो तो माध्य से संबंधित, तो ये मान के चलो पहली जो स्थिति है स्थिति नंबर 1, उसके लिए ये क्वेश्चन दोनों इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा वो नहीं पूछेगा। इसके अलावा अगर हम चलें तो क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा है, ऐसा उसको आप कर सकते हैं। 5 में भी कोई विशेष वो नहीं है। 10 विद्यार्थियों के अंग्रेजी में प्राप्त अंक दिए हैं हमें। अब उसमें कन्फ्यूजन के लिए इसने क्या किया, अनुक्रमांक दिए हैं। तो अनुक्रमांक से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें जो माध्य निकालना है वो किसका निकालना है, अंकों का। अनुक्रमांक का थोड़ी निकालना है। तो केवल अंक काम में लेंगे और सीधा सूत्र लगा के हल कर लेंगे। सूत्र क्या हो जाएगा, आंकड़ों का योग बटे हुए आंकड़ों की संख्या। तो आसानी से हम माध्य निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, तो उसमें भी ऐसा ही कुछ दिया हुआ है। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है पुस्तकों की औसत संख्या, तो केवल आंकड़े दिए हुए हों तो माध्य और औसत एक ही होता है। तो वहाँ औसत के अंदर भी हम क्या सूत्र लगाएंगे, यही लगाएंगे, आंकड़ों का योग बटे हुए आंकड़ों की संख्या। तो ये भी सेम वैसे ही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो 7 देखिए क्या है। एक कक्षा के वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार 51 किलोग्राम है, जबकि वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार 54 किलोग्राम है। इस कक्षा के कुल 60 छात्रों के औसत भार की गणना कीजिए। देखिए कैसे हल करेंगे इसको। एक कक्षा है जिसके 2 वर्ग दिए हैं, एक तो ए है और एक बी है। क्वेश्चन नंबर 7 है ये 17.1 का। तो एक वर्ग ए है, एक बी है। ए में 25 छात्र हैं जिनका औसत भार है 51 किलोग्राम। इसमें 35 छात्र हैं जिनका औसत भार है 54 किलोग्राम। अब इसने क्या पूछा है कि इनका कुल औसत भार ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, देखो हम कुल जो 60 छात्र होंगे उनका औसत भार हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, वर्ग ए का कुल औसत भार निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 25 × 51। क्यों, क्योंकि एक का 51 है तो 25 छात्रों का हम निकालेंगे। तो 25 × 51 गुणा करेंगे इसको। 25 एकम 25 के 5 हासिल के 2, 25 बन 125, 125 और 2 127। तो 1275 किलोग्राम हो गया वर्ग ए के छात्रों का वजन। फिर वर्ग बी के लिए देखेंगे तो एक का 54 है तो 35 का कितना हो जाएगा, 35 × एक का 35 हो जाएगा। तो एक का 54 किलोग्राम है वजन, तो 35 का क्या हो जाएगा, 35 × 54। 35 को 54 से गुणा करेंगे, ये आएगा 1890 किलोग्राम। अब हमें ये पूछ रहा है कुल 60 छात्रों का औसत भार ज्ञात करो। तो कुल 60 छात्रों का औसत भार, कुल 60 छात्रों का औसत भार, तो ए के अंदर 25 छात्र हैं, बी में 35 है। ए के जो 25 छात्र हैं उनका तो कितना आ गया 1275 और बी का आ गया 1890। अगर मैं दोनों को जोड़ता हूँ तो 60 के लिए आ जाएगा। तो ये तो हो गया देखो 1275 + 1890, तो ये तो हो जाएगा कितने छात्रों के लिए, 60 छात्रों के लिए। लेकिन ये कुल वजन है,
हमें याद करना है उनका औसत, यानी प्रत्येक का वजन कितना हो सकता है लगभग, तो 60 का भाग हमें लगाना पड़ेगा। जोड़ेंगे इनको तो क्या हो जाएगा, देखो 5 ऐसा कैसा, 7 और 9 16 के 66 के 1, 8 और 1 9, 9 और 2 11 के 1 हासिल के 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3165 बटे 7। अब हल करेंगे हम, तो हम देख रहे हैं कि 60 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा नीचे 10 100 1000 ऐसा कुछ बनाना चाहिए जिससे सीधा पॉइंट लगाया जा सके, ज़्यादा हल नहीं करना पड़े। तो मैं इसको 6 से काट देता हूँ, 6 से काटने पे 10 आ जाएगा, ठीक। और ऊपर वाले को अगर मैं 6 से काटता हूँ, 6 पंजे 30, 1 बच गया, ये हो जाएगा कितना, 6 दूने 12, और ये कितना हो गया, देखो 4 बच गए यहाँ, 6 7 42, 3 बच गया, तो ये पॉइंट और 3 का हो गया 30, यानी 6 पंजे 30, तो ये बच जाएगा हमारे पास 527.5 अपॉन 10। तो 10 यानी 1 0 है, तो एक संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा, जो कि हो जाएगा 52.75 किलोग्राम। तो ये इसका आंसर होगा। तो जो 60 छात्रों के औसत भार के बारे में पूछ रहा है, तो कितना होगा, 52.75 किलोग्राम। तो ये इसका उत्तर आ जाएगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ जो डिफरेंट क्वेश्चन है मैं उन्हीं के बारे में आपको बताऊंगा, जो सेम है उनको आप कर सकते हो, फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप बता दीजिएगा, मैं करा दूंगा वो क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए गया, 5 संख्याओं का औसत 18। कितनी संख्याओं के बारे में कह रहा है ये, 5 संख्याओं के बारे में, जिनका औसत पहले से कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। आगे क्या कह रहा है ये, यदि एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत 16 हो जाता है। एक संख्या हटाने पर कितनी संख्याएं बचेगी, 4 संख्याएं बच जाएगी, ठीक। तो 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो 4 संख्याओं का औसत इसमें पहले से दिया हुआ है कितना, 16 दिया हुआ है, 16 हो जाता है। हटाई गई संख्या क्या कीजिए, तो अगर मैं 5 संख्याओं का कुल औसत निकालूं, तो एक का औसत तो कितना है 18, तो 5 का कितना हो गया, 18 × 5 यानी 90। हमें पता है 4 का औसत कितना है, 16 है, तो एक का 16 है, सॉरी एक का 16 है, तो 4 का कितना हो जाएगा, 16 × 4 यानी 64। हमें याद करनी है हटाई गई संख्या, तो हटाई गई संख्या देखो क्या हो जाएगी, हटाई गई संख्या हो जाएगी 90 - 64, यानी 5 संख्याओं का कुल औसत माइनस 4 संख्याओं का कुल औसत। जैसे हम घटाएंगे तो 5 में से 4 संख्याओं को घटा देंगे तो जो बची हुई संख्या है वो बच जाएगी, यानी जो हटाई गई संख्या है वो बच जाएगी। तो 90 में से 64 गया, कितना बच जाएगा, 26। तो जो हटाई गई संख्या है वो क्या होगी, 26 होगी। इस तरीके से हम आसानी से इसको हल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है वीडियो फास्ट है तो आप पॉज करके प्रत्येक चीज को लिख सकते हैं, अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो। क्वेश्चन नंबर 9, 13 संख्याओं का माध्य 24 है। पहले से दिया है इसने कि जो 13 संख्याएं हैं, 13 संख्याओं का माध्य कितना दिया है, 24 दिया है। आगे क्या कह रहा है देखो ये, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नए माध्य में क्या परिवर्तन आएगा। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, 5 जोड़ दिया जाए, 3 घटा दिया जाए, 4 जोड़ दिया जाए, ऐसा कुछ, तो उसमें क्या करना है हमें, उसमें प्रत्येक संख्या में जो भी परिवर्तन किया जा रहा है वही परिवर्तन माध्य में भी होगा। यहाँ क्या कह रहा है ये, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा, तो नया माध्य क्या हो जाएगा, देखो नया माध्य हो जाएगा x बार बराबर पुराना माध्य क्या है 24। प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ रहे हैं तो नए माध्य में भी 3 जुड़ जाएगा, जो कि 24 + 3 कितना हो जाएगा, 27। यानी इसका उत्तर क्या होगा, 27 होगा। क्या याद रखना है कि जो परिवर्तन प्रत्येक संख्या में हो रहा है वही परिवर्तन माध्य में भी होगा। 3 जोड़ रहा है तो माध्य में भी 3 जोड़ दो, 4 घटा रहा है तो माध्य में से भी 4 घटा दो, ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। एक विद्यालय के 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 3000 है। एक कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर शेष कर्मचारियों का औसत वेतन कितना हो जाता है, 3200 हो जाता है। सेवानिवृत्त कर्मचारी का सेवानिवृत्ति के समय वेतन कितना है। तो देखो क्या कह रहा है ये,
पिछले क्वेश्चन के जैसा ये लगभग 8वां जो क्वेश्चन मैंने बताया था आपको। बात कर रहा है ये 5 कर्मचारी की जिनका वेतन है 3,200 रुपये। फिर क्या कह रहा है, एक जो कर्मचारी है वो सेवानिवृत्त हो गया है, तो बचे कितने कर्मचारी, 4 कर्मचारी जिनका औसत वेतन कितना है, सॉरी 5 का है 3,000 और इनका 3,200 रुपये है। एक कर्मचारी जब सेवानिवृत्त हो जाता है तो वेतन बढ़कर 3,200 हो जाता है। ठीक, सेवानिवृत्ति के समय जो सेवानिवृत्त हुआ है उसका वेतन कितना था ये हमें याद करना है। तो नॉर्मल सी चीजें देखो, एक का 3,000 है तो 5 का कितना हो जाएगा, 5 इंटू 3 यानी 15,000 रुपये। तो ये तो हो गया 5 कर्मचारियों का कुल औसत वेतन। इधर 4 कर्मचारी है, एक कर्मचारी का है 3,200, तो 4 का कितना हो जाएगा, 3,200 इंटू 4, तो ये हो गया 0 0 4 दूनी 8, 4 किया 12, 12,800 रुपये। जैसा हमने उसमें किया था क्वेश्चन नंबर 8 में वैसा इसमें भी करेंगे। क्या करेंगे, हमें याद करना है सेवानिवृत्त कर्मचारी का वेतन। तो सेवानिवृत्त कर्मचारी का जो वेतन है वो क्या हो जाएगा, देखिए 5 का कितना है 15,000, 4 का कितना है 12,800, घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सेवानिवृत्ति के समय उस व्यक्ति का वेतन कितना था। तो घटाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये 0 0, 10 में से 8 गया तो 2, 14 में से 12 गया तो 2, यानी उत्तर क्या होगा 2,200 रुपये। यानी उस व्यक्ति का वेतन उस समय कितना था, 2,200 रुपये था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। लगभग सिमिलर क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो इसमें तो ये क्वेश्चन थे 17.1 में, तो आपको मैंने 17.1 को समझा दिया। ठीक, तो ये हो गई 17.1, जो कि ये मान के चलिए आप, एक तो स्थिति नंबर 1 पे 1 से संबंधित थी जिसमें केवल आंकड़े दिए हुए हों, और औसत से संबंधित क्वेश्चन भी इसमें थे। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, देखो इसके बाद हमने पढ़ी स्थिति नंबर 2, जब x के साथ f दिया हुआ हो तो उसके अंदर कोई ज़्यादा विशेष कुछ भी नहीं है। जैसे मान लीजिए ये x है तो x के कुछ मान दिए होंगे, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है 1 2 3 4 5, f के कोई ना कोई मान होंगे। ठीक है ना, जैसे मान लो f के मान दिए हैं 5 7 3 15 और 5, ये दिया हुआ है। जैसे ये f के मान दिए हैं कुछ, तो हमें क्या करना है, देखो हमें सबसे पहले ये पता लगाना है कि ये कौन सी स्थिति है। तो ये स्थिति नंबर 2 है माध्य के लिए। तो उस स्थिति में हम माध्य ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र लगाते हैं, तो x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे हुए सिग्मा एफ, ये सूत्र हम लगाते हैं। अब हमें f का योग चाहिए एक तो, और एक एफ एक्स का योग चाहिए। तो f का योग तो हमें यहीं से मिल जाएगा डायरेक्ट। सिग्मा एफ तो कितना हो गया, देखो 5 और 7 12, 12 और 3 15, 15 और 5 20, 20 और 5 25। सॉरी, वापस देखते हैं एक बार, देखो 35 हो गया। तो ये 5 और 7 12, 12 और 3 15, 15 और 5 20, 20 5 25, 25 के 5 हासिल के कितने हो गए 2, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, यानी सिग्मा एफ कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। इसके बाद हम याद करेंगे एफ एक्स, क्योंकि एफ और एक्स गुणा होगा तभी तो उसका योग मिलेगा। 1 को 5 से गुणा किया 5, 2 को 7 से गुणा किया 14, 3 को 3 से गुणा किया 9, 14 को 5 से गुणा किया 15 से गुणा किया 4 को, 15 4 60 और ये 25। ठीक है, इनको जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से मिलेगा हमें सिग्मा एफ एक्स, जो कि क्या हो जाएगा 5 और 4 9, 9 9 18, 18 और 5 23 के 3 हासिल के 2, 2 और 1 3, 3 से 9, 9 और 2 11, तो ये हो जाएगा 113। ठीक है, यहाँ तक तो इस टाइप का ये क्वेश्चन आ सकता है।
देखिए ये है स्थिति नंबर 2। स्थिति नंबर 2 में क्या होगा, x दिया हुआ होगा और f दिया हुआ होगा। तो x और f दिया हुआ हो तब हम कौन सा सूत्र लगाते हैं, तो हम सूत्र लगाते हैं x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे वे सिग्मा एफ। यानी हमें एक तो f का योग चाहिए, तो f का योग तो यहीं से मिल जाएगा हमें। 2 और 3 5, 5 5 10, 10 और 4 14, 14 और 6 20। ये तो हो गया f का योग। इसके बाद हम क्या करेंगे, f और x को गुणा करेंगे। अच्छा ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हमें एफ एक्स का योग चाहिए, तो पहले गुणा करेंगे तब योग निकलेगा ना। 2 को 1 से गुणा किया 2, 3 दूने 6, 5 दिया 15, 4 चौक 16 और 6 पंजे 30। यहाँ से हमें मिलेगा सिग्मा एफ एक्स। जोड़ेंगे देखो क्या हो जाएगा, 2 और 6 8, 8 और 5 13, 13 और 6 19, 19 के 9 हासिल के 1, 1 और 1 2, 3, 3 और 3 6। ये हो जाएगा। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, यही है ना। 2 6 8, 8 5 13, 6 19, 9 हासिल के 1, 3 3 6। ठीक है, ये आ जाएगा। क्या करना है आगे देखो, मान रखेंगे इसमें x बार बराबर, यहाँ आ गया 69 और यहाँ आ गया 20। अब क्या करना है देखो, हमें पता है ये पूरी तरह से नहीं कटेगा, तो मैंने क्या कहा नीचे 10 बना लो। तो ये 2 एकम 2 और 0 ऐसा कैसा, इसको 2 से काट दो, 2 तिया 6 और ये हो गया 2 चौके 8 और 2 पंजे 10। ये आ जाएगा 34.5। यानी x बार बराबर नीचे 10 है, यानी 1 0 है, तो एक संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये पॉइंट खिसक के आगे आ जाएगा, यानी 3.45। तो जो माध्य है वो कितना आ जाएगा, 3.45 आ जाएगा। ये होगी स्थिति नंबर 2। तो इसमें कोई ज़्यादा विशेष नहीं है, ये चीज़ हम समझ लेंगे तो आसानी से उसको कर पाएंगे। फिर तीसरी स्थिति, जब वर्ग अंतराल दिया हुआ हो, तो वर्ग अंतराल जब दिया हुआ है तो वहाँ हमें क्या करना है देखो, वहाँ हमें वर्ग अंतराल, पहली विधि तो क्या है, सामान्य विधि। सामान्य विधि में हमें कुछ भी नहीं करना। सामान्य विधि में हमें जो वर्ग अंतराल है उससे मध्य सीमा x ज्ञात करनी है। तो मध्य सीमा x ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पहला पद प्लस दूसरा पद बटे हुए 2, इससे हम आराम से मध्य सीमा निकाल सकते हैं। मध्य सीमा जैसे ही निकालेंगे तो x आ जाएगा, f दिया हुआ होगा वही एफ एक्स। तो आसानी से हम क्या निकाल सकते हैं, सिग्मा एफ एक्स बटे हुए सिग्मा एफ के माध्यम से उसका माध्य ज्ञात कर सकते हैं। किस विधि की सहायता से, सामान्य विधि की सहायता से। उसके बाद क्या होगी देखो, दूसरी विधि क्या थी, कल्पित माध्य विधि, वो हम देखते हैं। कल्पित माध्य विधि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जा सकती है एग्जाम में। तो कल्पित माध्य विधि के लिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हैं जो मैं, ये जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है वो मैं आपको अलग से बना के बता दूंगा। वो देखते हैं इसको। देखो वर्ग अंतराल दिया हुआ है, अब ये मत देखिएगा आप, प्रश्नावली मत देखिएगा आप, क्योंकि मैं प्रत्येक विधि के क्वेश्चन बता रहा हूँ कि जो विधि है उसकी क्वेश्चन कैसे हल हो सकते हैं। तो उसको अगर आप समझ लेंगे तो पूरी प्रश्नावली समझ में आ जाएगी। आप चाहे कोई सा भी क्वेश्चन करके देख लेना, अगर इसको समझने के बाद कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं गारंटी लेता हूँ इस चीज़ की। तो अच्छे से समझे, प्रश्न मैं करा रहा हूँ लेकिन प्रश्नावली के हिसाब से मैं नहीं चल रहा हूँ कि 17.2 पढ़ाऊँगा फिर 3 पढ़ाऊँगा फिर 4, ऐसे नहीं। मैं विधि के हिसाब से क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो आप अच्छे से समझिए, प्रत्येक चीज़ आपको अच्छे से आएगी। इसके बाद आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो वर्ग दिया हुआ है देखो, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो ये वर्ग दिया हुआ है इसमें। फिर इसके बाद में इसकी बारंबारता दी हुई है। बारंबारता f देखिए क्या है, तो f है इसमें 3, 5, 7, 3 और 2, ये दिया हुआ है। तो ये 2 दिए हैं, ठीक है। ये हमें पहले से दिया हुआ होगा, बस इसी को हमें आगे हल करना है। कौन सी विधि से हल करना है, कल्पित माध्य विधि से। तो कल्पित माध्य विधि से हम अगर माध्य निकालेंगे तो हमें सूत्र याद होना चाहिए पहले। तो x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटे वे सिग्मा एफ, ये उसका सूत्र होगा। अब हमें सबसे पहले जरूरत पड़ेगी a की, यानी कल्पित मान की। तो ये कल्पित मान क्या होगा, ये हमें ढूंढना पड़ेगा उसमें से। और हमें याद रखना है कि कल्पित मान हमेशा किस में से निकलेगा, मध्य सीमा में से। और मध्य सीमा होती है बीच की सीमा, उच्च सीमा और निम्न सीमा के बीच का मान। तो क्या हो जाएगा देखो, 0 और 10 के बीच में क्या आ जाएगा, 0 और 10 के बीच में आ जाएगा 5।
या सूत्र से भी निकाल सकते हैं अगर पता नहीं चलता है तो 10 और 0 10 हो गया, दोनों को जोड़ो और 2 का भाग लगा दो, तो 10 का आधा कितना हो गया 5, इधर कितना हो गया 20 और 10 30, 30 का आधा 15, इधर कितना हो गया 25 35 43, तो ये तो होगी इसकी मध्य सीमा। फिर हमें क्या करना है, देखो ए हमें मिल जाएगा आसानी से, इसको हम देखेंगे ए हमेशा निकलेगा x में से, मध्य सीमा में से, तो यहाँ हम देखेंगे 1 2 3 4 5, यानी ये विषम है, तो विषम में आसानी से बीच का पद मिल जाएगा जो कि कितना है 25 है, तो ये कल्पित मान हो जाएगा। कई बार सम भी आ जाता है, तो सम में क्या होता है, सम में कल्पित मान जैसे मान लो ये दोनों पद आ रहे हैं बीच में, उस स्थिति में ऊपर वाले मान को कल्पित मान लेना है हमें, ठीक है ना, ध्यान रखना किस मान को लेंगे, ऊपर वाले मान को। अगर बीच में 2 मान आते हैं, 2 कब आएंगे जब सम होगा, तो सम में हमेशा कौन सा मान लेना है, ऊपर वाला मान लेना है, ठीक। अब क्या करना है, देखो तो कल्पित मान तो आ गया 25, अब हमें चाहिए सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ तो हमें यहाँ से डायरेक्ट मिल जाएगा, जो कि कितना है, देखो 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20, ये हो गया सिग्मा एफ। अब हमें चाहिए क्या, डी, तो डी निकलेगा तभी तो एफ डी निकलेगा। अब ये डी कैसे निकालते हैं, तो हमने जब कल्पित माध्य का सूत्र देखा था तब लिखा था उसमें, कैसे निकालेंगे, x माइनस ए से, तो x माइनस ए की सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं, डी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो x में से हमें a घटाना है, तो 5 में से 25 घटाएंगे तो माइनस में आएगा, सीधी सी बात, ये हो गया माइनस के 20, 15 में से 25 गया तो माइनस के 10, 25 में से 25 गया तो 0, 35 में से 25 गया तो प्लस के 10, और 45 में से 25 गया तो प्लस के 20, ठीक। ये हो जाएगा डी का मान। डी को हमें किससे गुणा करना है, एफ से, क्योंकि देखो यहाँ सूत्र में हमें किसकी जरूरत है, एफ डी की जरूरत है, तो डी को हम एफ से गुणा करेंगे, तो डी हमारे पास यहाँ है और एफ यहाँ है, ध्यान रखना एक्स से गुणा मत कर देना। 20 दिया कितना हो गया 60 हो गया, माइनस के 5 इंटू 10 50 हो गया, 7 इंटू 0 0 हो गया, 3 इंटू 10 30 हो गया, 2 इंटू 20 40 हो गया। यहाँ से मिलेगा हमें सिग्मा एफ टी। ध्यान रखना है, एक साथ मत जोड़ना, क्यों, क्योंकि कुछ मान माइनस में है कुछ प्लस में है, माइनस वाले को अलग जोड़ना है प्लस वाले को अलग जोड़ना है। 60 और 50 हो जाएगा माइनस के 110, और प्लस वाला कितना हो गया 30 और 40 हो गया प्लस के 70। एक चिन्ह माइनस में एक प्लस में यानी घटाएंगे, 110 में से 70 गया तो कितना बच गया 40, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए माइनस के 40, यानी सिग्मा एफ डी जो है वो कितना आ गया -40 आ गया। ठीक है, यहाँ तक तो ये तो हो गया सारणी का काम। सारणी का काम यहाँ तक है, आसानी से हमें समझ में आना चाहिए। ठीक, तो यहाँ तक तो हम सारणी का काम कर देंगे। फिर क्या कर सकते हैं, देखो इसके बाद इसको हल करेंगे हम, तो क्या हो सकता है, सूत्र में मान रखेंगे तो एक्स बार बराबर ए की जगह आ गया 25 प्लस सिग्मा एफ डी की जगह कितना -40। ध्यान रखना जहाँ भी माइनस हो ब्रैकेट लगा के हल करें ताकि गलती नहीं हो। नीचे सिग्मा एफ है, सिग्मा एफ कितना है 20 है। ठीक है यहाँ तक। अब इसको हल करते हैं, देखो क्या हो जाएगा, 1 0 से तो 1 0 कट जाएगा, 2 दूने 4, तो ये हो गया एक्स बार बराबर 25 प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस, और ये 2 ऐसा है 25 में से 2 घटा देंगे तो एक्स बार बराबर कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। यानी कल्पित माध्य विधि से इसका जो माध्य है वो कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। ठीक है, ये होती है कल्पित माध्य विधि जो कि आपको आनी चाहिए। अगर हमें सूत्र याद है, सूत्र क्या हो जाएगा एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। अगर सूत्र याद है तो हम आसानी से प्रत्येक चीज को लिख पाएंगे। ठीक, और ये चीज कॉमन है, ध्यान रखिएगा। माध्य जब भी याद करोगे वर्गंतराल एफ, तुरंत उसके बाद क्या निकालिए मध्य सीमा एक्स। एक्स में से फिर कल्पित मान निकलेगा, फिर वहां से चेंज है, पद विचलन के लिए अलग सूत्र है, कल्पित माध्य के लिए अलग सूत्र है। अगर इसी प्रश्न को मैं पद विचलन विधि से हल करूँ, क्योंकि हमें विधि समझनी है तो मैं ट्यूशन यही रखता हूँ। इसी को हम किससे हल करते हैं, पद विचलन विधि से। देखो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम पद विचलन विधि से हल करें तो क्या आ सकता है, तो यहाँ तक तो ये सेम रहेगा, इसके बाद थोड़ा सा चेंज होगा बस। ठीक है, यहाँ तक कल्पित माध्य में भी निकालना है और पद विचलन में भी निकालना है। तो इससे पहले हम देखते हैं इसका सूत्र क्या होगा, क्योंकि हम सूत्र से ही पता लगा पाएंगे कि हमें लिखना क्या है। तो माध्य जो ज्ञात करना है हमें पद विचलन से, इसका सूत्र हो जाएगा ए प्लस
सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच, ये इसका सूत्र होगा। तो इस सूत्र से हम हल करेंगे। देखो आगे क्या आ जाएगा, एक्स बार बराबर, तो एक ही जगह तो हम क्या लिखते हैं, अब ये सारी चीज़ें हमें पहले निकालनी पड़ेगी फिर लिख पाएंगे आगे, ठीक है ना। एच हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, एच मतलब वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल कितने का है, 10 का है, तो एच बराबर 10 हो जाएगा, ठीक। बाकी ये सब चीज़ें निकालनी पड़ेगी, एफ यू तो पहले यू निकालना पड़ेगा, तब जाके एफ से गुणा होगा, ठीक। तो यू कैसे निकालते हैं, देखो डी तो क्या होता है एक्स माइनस है, और यू में हम किसका भाग लगा देते हैं, एच का भाग लगा देते हैं। तो हमने पहले देखा कि 5 में से 25 घटाए यानी एक्स में से ए घटाए, तो -20 आ गए, -20 में किसका भाग लगाएंगे, एच का यानी 10 का। हो सकता है आपको कैलकुलेशन में दिक्कत हो, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको सूत्र से हल कर लो, एक्स की जगह 5, फिर ए की जगह 25, एच की जगह 10, हल कर लो, -20 बटे हुए 10, 10 दूने 20 यानी कितना आ गया, -2। तो आप ऐसे हल कर सकते हैं अगर डायरेक्ट समझ में नहीं आता है तो। जो पहला मान है वो कितना आ गया, -2। फिर चलते हैं आगे, 15 में से 25 गया तो -10, -10 में 10 का भाग लगाएंगे -1, 25 में से 25 गया 0, 0 में 10 का भाग लगाएंगे तो 0, 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाओ 0 ही आता है। 35 में से 25 गया तो 10, जो कि प्लस के 10 हैं, 10 का भाग लगाएंगे तो प्लस का 1। फिर 45 में से 25 गया तो प्लस के 20, 20 में भाग लगाएंगे तो 2। इसको हमें गुना करना है किससे, एफ से, तो एफ से गुना करेंगे एफ यू आ जाएगा। क्यों करना है, क्योंकि एफ यू हमें यहाँ चाहिए सूत्र में, ठीक। एफ को और यू को गुना करेंगे, तो 3 दूने 6, 5 एकम 5, ये हो गया 0, 3 एकम 3 जो कि प्लस में है, 2 दूने 4, ये भी किसमें है, प्लस में। यहाँ से हमें मिलेगा सिग्मा एफ यू, यानी एफ यू का योग। जोड़ेंगे तो क्या हो गया, देखो 6 और 5 हो गए -11, और 3 और 4 हो गए प्लस के 7, घटाएंगे तो -4, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की। तो सिग्मा एफ यू का मान आ जाएगा -4, ठीक है। चलते हैं आगे, सूत्र में मान रखेंगे क्या हो जाएगा, देखो तो एक ही जगह तो क्या आ जाएगा 25 प्लस सिग्मा एफ यू की जगह -4, सिग्मा एफ की जगह 20 इंटू एच, एच की जगह कितना 10। आगे हल करते हैं, देखो एक्स बार बराबर 25 प्लस इंटू माइनस क्या हो गया, -4, ऊपर आ जाएगा 10 और नीचे आ जाएगा 20, ब्रैकेट हटने ही तुरंत उससे गुणा करके लिख दो, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से ये कट गया, 2 दूने 4, तो एक्स बार बराबर 25 -2, 25 में से 2 घटाएंगे कितना बच जाएगा, एक्स बार बराबर 23, तो माध्य क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। अब आपने नोट किया होगा कि मान जो है वो समान आ रहा है, कल्पित माध्य से भी 23 ही आया था और पद विचलन से भी 23 ही आया था, तो मान समान ही आएगा। क्यों, क्योंकि हम माध्य ही ज्ञात कर रहे हैं, केवल विधि चेंज होगी, उसका परिणाम चेंज नहीं होगा, परिणाम वही रहेगा, ठीक। तो इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं, क्या ज्ञात कर सकते हैं, माध्य ज्ञात कर सकते हैं, कौन सी विधि से, पद विचलन विधि से। क्लियर है यहाँ तक, इस तरीके से हम हल कर पाएंगे इसको। चलिए आगे ध्यान देते हैं। इसके कुछ डिफरेंट क्वेश्चन भी हैं, तो वो डिफरेंट क्वेश्चन भी मैं बता देता हूँ साथ के साथ। अलग से वीडियो बनाता तो इससे बढ़िया ठीक है, साथ के साथ ही बता देता हूँ मैं आपको। कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है जो कई बार पूछ लिए जाते हैं। एक तो है 17.2 का है क्वेश्चन नंबर 7। यदि निम्न बंटन का माध्य 7.5 हो, तो इसने क्या किया, माध्य पहले से दे दिया इसमें 7.5। ये है क्वेश्चन नंबर 7, 17.2 का 7वां क्वेश्चन है ये, ठीक है। माध्य पहले से दिया हुआ है। अब इसने कुछ मान दिए हैं, देखो इसमें एक तो x दिया हुआ है 3, 5, 7, 9, 11 और 13, ये x का मान है। इसके साथ इसने f भी दी है, देखो f क्या है इसमें 6, 8, 15, फिर p और 8 और 4, 8 और 4, ठीक है यहाँ तक। तो माध्य तो इसमें पहले से दिया हुआ है, ठीक। हमें कुछ नहीं करना, हमें पहली चीज़ तो ये देखनी है कि क्या ज्ञात करना है, माध्य, बहुलक या माध्य। उसके बाद हमें ये देखना है
कि स्थिति कौन सी है, स्थिति के अनुसार फिर सूत्र लगेगा। तो यहाँ स्थिति कौन सी है, देखो x के साथ f दिया हुआ है, यानी स्थिति नंबर 2 है। तो स्थिति नंबर 2 में माध्य x बार बराबर, ये तो पहले से दिया हुआ है 7.5, इसकी जगह सूत्र क्या लगता है, सिग्मा एफ एक्स बटे हुए सिग्मा एफ, ये 7.5 ऐसा वैसा, यानी हमें इन दोनों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये सामान्य विधि से ही होगा, ये याद रखिएगा। अगर अज्ञात पद वाला कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो किससे होगा, सामान्य विधि से, उससे ही होगा ये ध्यान। कल्पित माध्य विधि से या पद विचलन विधि से हल करेंगे तो दिक्कत आ सकती है, बाकी सामान्य विधि से कोई दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से हल हो जाएगा। तो जब भी माध्य का अज्ञात पद वाला क्वेश्चन आता है, पी याद करो, एक्स याद करो, ऐसा कोई क्वेश्चन, तो उसको सामान्य विधि से ही हल करना है। तो हमें सिग्मा एफ की जरूरत है, तो सिग्मा एफ यहाँ से जोड़ेंगे, देखो क्या हो जाएगा, 6 और 8 14, 14 और 5 19, 19 और 8 27, 27 और 4 31 के 1, 31 का हो गया 1, हासिल के 3, 3 और 1 4, और पी अलग से जोड़ेगा 41 प्लस पी, तो ये आ जाएगा इसमें सिग्मा एफ। इसके बाद हम देखो क्या निकालेंगे, सिग्मा एफ एक्स निकालना पड़ेगा। तो एफ और एक्स को गुणा कर लें, 3 इंटू 6 हो गया 18, 5 इंटू 8 हो गया 40, 7 इंटू 15 हो गया 105, 9 इंटू पी हो गया 9 पी, 11 इंटू 8 हो गया 88, 13 इंटू 4 हो गया 52। इनको सबको जोड़ लेंगे, सिग्मा एफ यू। ध्यान रखिएगा अज्ञात पद को अलग ही लिखना है, यानी 9 पी पहले से लिख देंगे साइड में, ठीक। और इसको ढक के फिर जोड़ें ताकि गलती नहीं हो, क्योंकि कई बार हम इस 9 को जोड़ जाते हैं, इसको नहीं जोड़ना है। अज्ञात पद वाला नहीं जुड़ेगा, बाकी सब जुड़ेंगे। 8 और 5 13, 13 और 8 21, 21 और 2 23 के 3 हासिल के 2, 2 और 1 3, 4 7, 7 और 8 15, 15 और 5 20, हासिल के 2, 2 और 1 3। तो ये आ जाएगा 303 प्लस 9 पी। देखिए क्या हो जाएगा आगे, सिग्मा एफ एक्स की जगह 303 प्लस 9 पी बटे हुए सिग्मा एफ की जगह 41 प्लस पी बराबर हो गया 7.5। हल करेंगे तो पॉइंट हटा के नीचे लिख दिया मैंने 10। अब यहाँ आ रहा है देखो अंश बटा हर, इधर भी अंश बटा हर, यानी इधर भी भिन्न है इधर भी भिन्न है, बीच में बराबर का चिन्ह है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे, वज्र गुणा करके हल करेंगे। तो वज्र गुणा करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा। अब इसमें जो अज्ञात पद बड़ा आ रहा है ना उसको पहले लिखेंगे। तो 75 को अगर मैं पी से गुणा करता हूँ 75 भी बनता है, और 10 को 9 से गुणा करता हूँ तो 90 भी बनता है। तो इसको पहले लिखेंगे, यानी 10 इंटू 303 प्लस 9 पी, इधर आ जाएगा 75 इंटू 41 प्लस पी। तो ये हम लिखेंगे इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो आगे हल करते हैं इसको। तो क्या आ जाएगा, देखो 10 को गुणा करेंगे 303 से तो ये हो जाएगा 3030, ठीक। 9 से गुणा करेंगे तो 90 पी बराबर 75 को गुणा करना है 41 प्लस पी से, तो ये हो गया 75 इंटू 41, इसको गुणा करते हैं देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3075, और ये हो गया 75 इंटू पी कितना 75 पी। तो जो अज्ञात पद है उसको तो हम एक साइड रखेंगे। तो अज्ञात पद कौन सा है 90 पी, उधर से आएगा क्या 75 पी, तो उधर प्लस में इधर आते हैं माइनस में, ठीक है। 3030 इधर आ जाएगा, 3075 माइनस 3030, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो 90 पी में से 75 पी घटाएंगे कितना बच जाएगा 15 पी। इधर हल करते हैं, 5 में से 0 गया तो 5, 7 में से 3 गया तो 4, और 30 में से 30 गया तो 0, यानी 45। हमें मान चाहिए पी का, 15 को इधर भेजेंगे, 15 यहाँ गुणा में उधर जाते भाग लग जाएगा, क्या आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा पी बराबर 45 बटे हुए 15, 15 से कटेगा कितने बार 3 बार, तो इसका उत्तर आ जाएगा पी बराबर 10। तो जो अज्ञात पद वाले क्वेश्चन है माध्य के, वो ऐसे किए जा सकते हैं। ये क्या कौन सा क्वेश्चन है जिसमें एक ही पद अज्ञात। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक और बनता है कि जिसमें 2 पद अज्ञात हो तो क्या करेंगे, तो वो भी मैं बताता हूँ आपको। उससे पहले इसमें छाई थोड़ी सी मेरे को कम लग रही है तो मैं उसको भर लेता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा।
किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं आपकी और सहायता कर सकूं। ये चल रही है हमारे पास अज्ञात पद वाली माध्य विधि, तो इसमें केवल एक ही पद अज्ञात है। अब सीधा प्रश्न बच्चों का ये होता है कि साहब दो पद अज्ञात हो तो क्या होगा, और ऐसा क्वेश्चन दिया भी है किताब में। चलिए ध्यान देते हैं आगे। तो दूसरा जो क्वेश्चन है इसी के जस्ट आगे है, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें दो अज्ञात बारंबारताएं दी हुई है। तो ये ध्यान रखिएगा कि 17.1 तो पूरी इंपॉर्टेंट है, फिर 17.2 में से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। ये दोनों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है 17.2 में, बाकी कोई विशेष इतना वो नहीं है, बाकी दोनों क्वेश्चन तो आपको आने ही चाहिए। जैसे हम बात करें, देखो क्या कह रहा है, यदि निम्न बारंबारता मंडन का माध्य 1.46 है, माध्य पहले से दिया हुआ है, तो अज्ञात बारंबारताएं ज्ञात कीजिए। तो 8वां क्वेश्चन हम कर रहे हैं। x के मान दिए हुए 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 5 तक दिया हुआ है, नीचे लिखा हुआ है योग, ठीक है। f दिया हुआ है, देखो f कितना कितना दिया हुआ है, 46 दी हुई है पहली f, फिर अज्ञात पद है यानी कुछ भी नहीं है, फिर नीचे कुछ नहीं है, फिर आगे देखो क्या दिया हुआ है, 25, 10 और 5, 25, 10 और 5। तो ये प्रश्न हमारे सामने है, ठीक है। योग पहले से दिया है इसमें, जो कि कितना है 200, और योग देना भी पड़ेगा क्योंकि उसने जो पद है वो अज्ञात कर दिए, तो योग देना पड़ेगा उसको पहले से। योग नहीं देता है तो फिर प्रश्न नहीं बन सकता है। तो ये दो पद अज्ञात हैं, तो मैं इसको मान लेता हूँ। देखो क्योंकि f है तो मैंने पहला मान लिया f1 और दूसरा मान लिया f2, यानी मेरे को इन दोनों के मान चाहिए। एक इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा, जितने पद अज्ञात होते हैं उतनी समीकरणें हमें बनानी पड़ती है या बनती है हल करने के लिए। जैसे पिछले में p था तो एक ही समीकरण से हल हो गया वो, लेकिन यहाँ दो है f1 और f2, तो दो समीकरणें हमें चाहिए तब जाके ये प्रश्न हल होगा, ठीक है। चलते हैं आगे। माध्य यहाँ पहले से दिया हुआ है, माध्य x बार बराबर 1.46 या 1.46। तो मैंने क्या कहा आपको, जब भी अज्ञात पद वाला क्वेश्चन होगा उसको हमें हल करना है सामान्य विधि से, और सामान्य विधि का सूत्र क्या हो गया, सिग्मा fx बटे वे सिग्मा f, ये इसका सूत्र हो जाएगा। 1.46 ऐसा कैसे, यानी हमें दो मान चाहिए, एक तो सिग्मा f चाहिए जो कि पहले से दिया हुआ है कितना 200, ठीक, और एक चाहिए हमें सिग्मा fx। तो fx के लिए f और x को गुणा कर दें, ठीक है। अज्ञात पद हो चाहे कुछ भी हो, विधि हमें याद रखनी है और उसी तरीके से हल कर देना। 46 को 0 से गुणा करेंगे 0, 1 को f1 से गुणा किया f1, 2 को f2 से गुणा किया 2 f2, 3 को 25 से गुणा किया 75, 4 को 10 से गुणा किया 40, 5 को 5 से गुणा किया 25, ठीक। ये आ गया हमारे पास सिग्मा fx। जोड़ लेते हैं, देखो क्या होगा। तो हमें पता है f1 और 2f2 को तो जोड़ना ही नहीं, बची हुई संख्या जोड़ लो। 0 से तो कोई दिक्कत है नहीं, नीचे वाले जोड़ लेंगे। 5 और 5 10 के 0 हासिल के 1, ये हो गया 7 और 1 8, 8 और 4 12, 12 और 2 14, 140 प्लस f1 प्लस 2f2, ये हो गया सिग्मा fx का मान। याद रख देते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कैसे हल करना है, हमें सूत्र पता है तो सूत्र लगा दिया। अब सूत्र में मान रख के देखते हैं क्या होता है। सिग्मा fx की जगह आ गया 140 प्लस f1 प्लस 2f2 अपॉन सिग्मा f की जगह पता है पहले से 200 और 1.46, पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना लग जाएगा 200, क्लियर। यहाँ पे 200 नहीं, सॉरी 2 0 लग जाएगी, मतलब 100 लग जाएगा, ठीक है। आगे हल करते हैं हम, तो इन 2 0 से हम ये 2 0 काट सकते हैं, भाग के रूप में है ना, दोनों कट जाएंगे आसानी से, पक्षांतरण करके काट सकते हो, बात एक ही है। तो क्या बच गया देखो, अब हमारे पास जो बचा ना उसमें ये 2 है और इधर 1 है, तो स्थिति तो वही है, कौन सी, वज्र गुणा है। तो यहाँ भी हम वज्र गुणा करेंगे, तो 2 तो उससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा। अज्ञात पद पहले लिखेंगे, तो ये 1 इंटू 100 नहीं सॉरी 140 प्लस f1 प्लस 2f2 बराबर 146, और ये 2 उधर गुणा हो जाएगा इंटू 2, ठीक है। तो यहाँ तो बचेगा 140 प्लस f1 प्लस 2f2 बराबर, इसको गुणा करेंगे 2 12 के 2 हासिल के 1, 2 2 के 8 और 9 और 2 एकम 2,
यानी 292। अब यहाँ ज्ञात पद है 140, तो इसको इधर भेज दो, यहाँ प्लस में इधर आते माइनस में, तो ये हो गया कितना F1 प्लस 2F2 बराबर 292 माइनस 140। घटा देंगे इसको, तो F1 प्लस 2F2 बराबर ये 2, 9 में से 4 गया 5, 2 में से 1 गया 1। ये होगी समीकरण नंबर 1। मैंने शुरू में समझा दिया आपको कि 2 समीकरणों की हमें जरूरत पड़ेगी इसमें, उसमें से एक समीकरण हमें मिल चुकी। अब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि दूसरी समीकरण हमें मिलेगी कहाँ से। तो हमें पता है कि सूत्र हम जानते थे कि ये सूत्र लगेगा, उसको हमने हल किया तो एक समीकरण आ गई। अब दूसरी समीकरण के लिए देखो, यहाँ 200 पहले से दिया हुआ है, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि F1 और F2 तो अज्ञात है। अब वो दोनों अज्ञात है तो फिर 200 कैसे आया। तो जब तक F1 और F2 अज्ञात है, यानी सीधी सी बात क्या है, यहाँ से एक समीकरण और बन सकती है। कैसे, तो वो देखते हैं। देखो आपको अगर इनके नोट्स बनाने हैं तो आप पॉज करके इसको बना सकते हैं, या साथ के साथ देखते जाएं और बनाते जाएं। तो हम बात कर रहे थे इसकी, तो सिग्मा F पहले से दिया हुआ है कितना 200, लेकिन हमें पता है F को जोड़ना पड़ता है, तो इनको जोड़ेंगे हम। 46 प्लस F1 प्लस F2 प्लस 25 प्लस 10 प्लस 5 बराबर 200। ये क्या हो गया, देखो 46 और 25 10 5 इन सबको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 25 और 5 30, 30 और 10 40, 40 और 46 हो गया 86 प्लस F1 प्लस F2 बराबर 200। 86 यहाँ प्लस में, इधर आते माइनस में, तो ये F1 प्लस F2 बराबर 200 माइनस 86। घटा देंगे इसको, तो ये हो गया F1 प्लस F2, 200 में से 86 गया तो 114। ये होगी समीकरण नंबर 2। जैसा कि मैंने कहा था 2 समीकरण चाहिए, दोनों आ चुकी है। अब हम हल करेंगे दोनों समीकरणों को। जब भी इस प्रकार की स्थिति आती है तो हम 3 विधियां काम में लेते हैं हल करने के लिए। जब 2 चर आ जाएं हमारे पास जो कि अज्ञात हो, 3 विधियां कौन कौन सी है, प्रतिस्थापन विधि होती है, विलोपन विधि होती है और वज्रगुणन विधि होती है। अब इसमें से जो जल्दी हल करने वाली विधि है वो है विलोपन विधि। थोड़ी सी टफ हो सकती है, समझने में दिक्कत आती है, बाकी अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आसानी से समझ पाएंगे। देखते हैं क्या हो सकता है। हम हल कर रहे हैं किसको, समीकरण 1 और 2 को। तो समीकरण 1 और 2 से देखो क्या लिख सकते हैं। समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 तो क्या है F1 प्लस 2F2 बराबर 152। ये समीकरण 1 है, यही होनी चाहिए समीकरण 1, ठीक है यही है। और समीकरण 2 क्या है, F1 प्लस F2 बराबर 114। क्या करना है, विलोपन विधि में क्या करते हैं, जो 2 पद हैं उनमें से एक का विलोपन कर देते हैं, यानी उसको गायब कर देते हैं। गायब करने का मतलब ये नहीं है कि उसको मिटा देंगे, नहीं मिटाएंगे। क्या करेंगे, उसके लिए एक पद को हमें समान बना के उसको काटना पड़ेगा। अब समान कैसे बनाते हैं, अब यहाँ तो ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं है, F2 जरूर समान नहीं है, यहाँ 2 F2 है यहाँ 1 F2, लेकिन F1 तो समान है, तो ये कट जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि +2 और +2 कभी नहीं कटता, क्योंकि इनके चिन्ह समान है। कब कटता है, जब 1 माइनस में हो, तब जाके वो कट सकता है। तो यहाँ 1 को हमें माइनस में करना पड़ेगा, यानी चिन्ह बदलना पड़ेगा। तो चिन्ह हमेशा बदलेंगे नीचे वाले पदों के, तो नीचे वाले पदों के चिन्ह बदलेंगे। ये प्लस में है तो ये माइनस में, ये प्लस में है तो ये माइनस में, ये भी प्लस में है तो ये माइनस में। अब क्या याद रखना है, देखो जैसे हम देखें कि कोई बच्चा है जिसका नाम पहले कुछ और है, अब थोड़ी दिनों बाद उसको कहा जाए कि साहब स्कूल में उसका प्रवेश करा रहे हैं, अब ये कहें कि साहब स्कूल में उसका नाम चेंज करा दें, तो नाम उसका चेंज कर दिया, तो अब क्या होगा, उसको पुराने नाम से ज़्यादा नहीं जानेंगे स्कूल में, उसको नए नाम से जाना जाएगा। सेम चीज़ मैं यहाँ समझाना चाह रहा हूँ आपको कि पुराने चिन्ह बदल चुके हैं, तो पुराने चिन्हों से नहीं जाना जाएगा, कौन से चिन्हों से, नए चिन्ह काम में लिए जाएंगे। तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये कट जाएगा। ये प्लस में है, ये माइनस में है, प्लस पहले था अब नहीं है, अब माइनस हो गया। तो अलग अलग चिन्ह है, और अलग अलग चिन्ह होने पर हम क्या करते हैं, घटाते हैं। हमें पता है प्लस माइनस बराबर क्या होता है, माइनस, यानी एक चिन्ह प्लस का हो एक चिन्ह माइनस का हो तो घटाते हैं, माइनस करते हैं। तो 2F2 में से F2 गया तो केवल F2, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे, बड़ी संख्या है 2F2 इसलिए F2 प्लस में रहेगा। इधर भी एक संख्या प्लस में है दूसरी माइनस में, तो इसको भी घटाएंगे। 12 में से 4 गया तो 8,
और 14 में से 11 गया तो 3, बड़ी संख्या प्लस में इसलिए प्लस में ही रहेगा। तो F2 का मान तो कितना आ गया, 38 आ गया। हमें दो मान चाहिए, F1 भी चाहिए। तो F1 कैसे निकालें, तो कोई सी भी एक समीकरण में F2 बराबर 38 रख दो तो हमें F1 मिल जाएगा। जैसे हम जिसमें गुणांक नहीं है उसमें रखें, तो गुणांक किसमें नहीं है, दूसरी समीकरण में मैं रख देता हूँ उसको, तो मान आ जाएगा किसका, F1 का। देखिए आगे, F2 बराबर 38 समीकरण 2 में रखने पर, एक में रख के भी निकाल सकते हैं लेकिन 2 से ज्यादा इजी तरीके से निकाला जा सकता है। समीकरण है F1 प्लस F2 बराबर 114। मान रखते हैं इसमें, देखो F1 की जगह F1 क्योंकि ये पता नहीं है हमें, F2 की जगह 38 बराबर 114। हल करते हैं इसको, तो 38 को इधर भेज देंगे तो F1 बराबर यहाँ प्लस में उधर जाती माइनस में, 114 माइनस 38 घटाएंगे कितना बच जाएगा, F1 बराबर 14 में से 8 गया 6, 10 में से 3 गया 7, यानी F1 बराबर कितना आ जाएगा, 76 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम हल कर सकते हैं, F1 76 आ गया और F2 38 आ गया। क्लियर है ये? तो ये कंप्लीट टॉपिक हो गया माध्य। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो ये टॉपिक मैंने जो समझाया आपको माध्य, इसकी 3 स्थितियाँ थी, तीनों स्थितियाँ मैंने आपको समझा दी है। 17.1 पूरी पढ़नी है आपको, 17.2 में से ज़्यादा नहीं तो कम से कम 7वां और 8वां क्वेश्चन बहुत मोस्ट है जो मैंने बताया, तो इनको आप अच्छे से पढ़ें। अगले वीडियो में मैं आपको बहुलक के बारे में समझाऊँगा। इस तब तक के लिए अच्छे से रहिएगा, वेट का ध्यान रखिएगा और जो कोरोना महामारी है उससे सुरक्षित रहिएगा। मास्क पहनिए, डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसको फॉलो कीजिए। धन्यवाद।